अगर सबसे खौफनाक हॉरर कहानियां बिल्कुल भी फर्जी ना होती तो क्या होता? अगर सबसे ज्यादा पेचीदा, सनसनीखेज और इंतहाई परेशान किन वाकयात किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से नहीं आए, बल्कि हालिया तारीख में वाकई हमारी दुनिया में पेश आए हों। जब अफसाने और हकीकत के दरमियान लकीर मिट जाए, तो असल कहानियां हॉरर फिल्म को मासूम बना देती हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। ये अफसाना नहीं, बल्कि हकीकी लम्हात हैं, जो अवामी रिकॉर्ड्स, सुर्खियों और रैनी शाहिदीन के बयानात में दफन हैं। यूटा काउंटी की नटी पिटी गार में अफसोसनाक तौर पर वो सफ़र उसका आखिरी सफ़र साबित हुआ। इज्तिमाई गुमशुदगियों से लेकर खौफनाक तजुर्बात जो बेकाबू हो गए, हल ना होने वाले कत्ल तक। मीन ने उनके चेहरों पर चीख कर कहा, मैं तुम्हें इतना जोर से मारूंगा कि तुम्हारा पूरा खानदान मर जाएगा। इन होलनाकियों तक जो दिन की रोशनी में अंजाम दी गईं, ये हैं जदीद तारीख के 20 सबसे खौफनाक इसरार और सबसे ज्यादा परेशान किन वाकयात। तो लाइट्स बंद करें, पले दबाएं और खुद को तैयार करें। आज हम पोप पियस पंजुम की खौफनाक कहानी में गोता लगाने वाले हैं, क्योंकि उनमें से हर वाकया हॉलीवुड की सोच से भी ज्यादा अजीब है। नंबर 20। पोप पाइस 12वीं की तदफीन जब मुक़द्दसीन सड़ जाते हैं। जब पोप पाइस 12वीं 1958 में इंतकाल कर गए, तो वेटिकन के हुक्काम ने उनके रुतबे के शायान शान एक शानदार अलविदाई तकरीब की तैयारी की। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो एक खौफनाक तमाशा था, जिसने ईमान और हयातियत के दरमियान हद को धंधला दिया। आज हम पोप पाइस पंजुम की खौफनाक कहानी में गोता लगा रहे हैं। पाइस ने वाज़ेह तौर पर दरख्वास्त की थी कि उनके जिस्म को जदीद तरीक़ों से हनूत ना किया जाए। इसके बजाय उनकी ज़ाती मुआलिज ने एक अजीब व गरीब तरीका आजमाया, जिसमें कीमियाई तेल, प्लास्टिक में लपेटना और बंद ताबूत शामिल था। ये तरीका बिल्कुल भी कारगर साबित ना हुआ। रोमन सूरज की गर्मी और हजारों सोगवारों के सामने पोप की लाश वाज़ेह तौर पर गलने सड़ने लगी। उनकी जल्द गैर फितरी सब्ज रंग इख्तियार कर गई। इत्तिलात के मुताबिक गैस बनने की वजह से उनका सीना फट गया। अवामी जुलूस के दौरान एक बदबूदार तफन फिजा में फैल गया, जिसने मुहाफिजों और पादरीन को खौफ से मुंह मोड़ने पर मजबूर कर दिया। एक मौका पर जिस्म अंदर की तरफ बैठ गया, लोग बेहोश हो गए। तदफीन इंसान की कमजोरी की एक गैर मुतवक्के याद दहानी बन गई। मैं बात कर रहा हूँ फटे हुए आज़ा, पिघलते हुए गोश्त और इतनी शदीद बदबू की कि मुहाफिजों को अपनी जगहें बदलनी पड़ गईं। यहाँ तक कि जो शख्स खुदा के सबसे करीब समझा जाता था, वो भी मौत के पंजे से ना बच सका। वेटिकन ने इस वाक़े पर पर्दा डालने की कोशिश की, तस्वीरों तक रसाई महदूद कर दी और तफसीलात छुपा लीं। लेकिन हकीकत बाहर आ गई। ये रिवायत और जदीद हकीकत के तसादुम की एक चौंका देने वाली भयानक नाकामी थी, और ये आज तक रिकॉर्ड की जाने वाली अजीब तरीन पोप तदफीनों में से एक है। नंबर 19। नटी पिटी गार, यूटा में जिंदा दफन होना। जॉन एडवर्ड जोन्स खतरा तलाश नहीं कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी उन तक पहुंच गया। वो एक तजुर्बाकार गार में घूमने वाले थे, जो 2009 में थैंक्स गिविंग से कुछ पहले अपने भाई के साथ यूटा की नटी पिटी गार की तलाश कर रहे थे। 26 साला वालिद जॉन एडवर्ड जोन्स यूटा काउंटी की नटी पिटी गार में दाखिल हुए। लेकिन जो एक मासूम मुहिम जोई के तौर पर शुरू हुआ, वो एक खौफनाक आजमाइश में बदल गया। एक तंग शौफट को एक मारूफ रास्ता, बरिस कैनाल, समझकर जॉन ने सर के बल अंदर फिसल कर खुद को मुकम्मल तौर पर फंसा लिया, वो भी उल्टा, सिर्फ 10 इंच चौड़ी जगह में। रेस्क्यू टीम ने 24 घंटे से ज्यादा मुसलसल कोशिश की कि इन्हें रस्सियों और पललियों की मदद से बाहर निकालें, लेकिन गार ने इन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया। खून उनके सर में जमा हो गया, उनके आज़ा सुन हो गए और बिलाखिर उनका दिल बंद हो गया। जॉन इस गार में मुमकिना तौर पर दिल का दौरा पड़ने से चल बसे और उनकी लाश कभी नहीं निकाली जा सकी। अफसोसनाक तौर पर वो सफ़र उनका आखिरी सफ़र साबित हुआ। हुक्काम ने पूरे सुरंग को उनके साथ ही सील कर दिया और इन्हें हमेशा के लिए चट्टान में दफन कर दिया। ये एक घटन ज़दा डरावना ख्वाब है और जदीद तारीख के सबसे ज्यादा परेशान किन वाकयात में से एक है, जो बिल्कुल हकीकत है। नंबर 18। जोन्सटाउन कत्ल-आम अकीदत में मौत। 1978 में 900 से जायद अफराद, मर्द, औरतें और हत्ता के बच्चे, गायना के एक दूर दराज जंगल में वाक़ कंपाउंड में मुर्दा पाए गए। इनमें से अक्सर ने जहरीले साइनाइड मिले मशरूब पीने के बाद जान दी। उनकी लाशें कतारों में ज़मीन पर पड़ी हुई थीं। इन्हें रिवायती मानों में कत्ल नहीं किया गया था, बल्कि मुबैना तौर पर इन्होंने शऊरी तौर पर खुद को कुर्बान करने का फैसला किया था। इन्होंने अपने रहनुमा पादरी जिम जोन्स का आखिर तक साथ दिया। जोन्सटाउन एक यूटोपियाई ख्वाब के तौर पर शुरू हुआ था, एक खुद कुफल कम्युनिटी जो मुसावाट और सोशलिस्ट उसूलों पर कायम की गई थी। लेकिन जब कांग्रेसमैन लीव रयन ने तहकीकात के लिए वहाँ का दौरा किया, तो ये एक फ़िरका वाराना कंपाउंड बन चुका था, जिसे वहम, असलहा और जहनी कंट्रोल ने यरगमाल बना रखा था। जब रयन ने मुनहरिफ होने वालों को फरार होने में मदद देने की कोशिश की, तो उसे करीबी एयर स्ट्रिप पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। चंद घंटे बाद जोन्स ने अपने पैरोकारों को वक़ार के साथ मरने का हुक्म दिया। जो कुछ इसके बाद हुआ, वो जदीद तारीख की सबसे बड़ी इज्तिमाई खुदकुशी में से एक था, अगर आप उसे खुदकुशी कह सकें। नंबर 17। दियातलुफ पास वाक़या, खौफ में मुंजमद। 9 सोवियत को पैमा 1959 में रूस के यूराल पहाड़ों में रवाना हुए, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस ना आया। उनकी लाशें कई हफ्ते बाद अजीब व गरीब और खौफनाक हालत में मिलीं। कुछ ज़ेरे जामा में, कुछ के सर कुचले हुए, कुछ की आंखें और ज़बानें गायब थीं। उनका खैमा अंदर से फाड़ा गया था और वो बर्फबारी में नंगे पांव भागे थे।
दहाइयों से इस वाक़ये के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए जाते रहे हैं, बर्फ़ानी तौदा, अनफरा साउंड से पैदा होने वाली घबराहट, खुफिया फ़ौजी तजर्बात या कुछ और गैर अर्ज़ी। सोवियत यूनियन की तफ्तीश जल्दी बंद कर दी गई और इन अमवात को एक कबे कुदरती क़ुव्वत का नतीजा करार दिया गया। लेकिन ऐसी कौन सी क़ुव्वत है जो किसी जिद्दोजहद का निशान न छोड़े और नौ तजुर्बाकार को पीमांग को मुंजमद जंगल में मौत की तरफ ले जाए? आज भी दियातलूफ पास जदीद तारीख के सबसे पुरस्कार और खौफनाक हल तलब मुकदमात में से एक है। नंबर 16, हंटर का फी कत्ल, अटारी में कदमों की आवाज़ें। तसव्वुर करें कि आप अपनी छत के ऊपर कदमों की आवाज़ सुने और जानते हैं कि वहाँ कोई नहीं होना चाहिए। 1922 में एक दूर उफ्तादा बाबिरियाई फार्म हाउस जर्मनी के सबसे पुरस्कार और हल न होने वाले कत्ल का मंजर बन गया। गरूबर खानदान ने अजीब वाओ गरीब वाक़यात की इत्तला दी थी, गुमशुदा चाबियां, बर्फ में कदमों के निशान और अटारी में आवाज़ें। फिर एक रात उन सबको बेदर्दी से कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया गया। कातिल फरार नहीं हुआ, वहीं रुका रहा, जानवरों को चारा डालता रहा, आग जलाता रहा और मुमकिन है कि कई दिन तक लाशों के साथ घर में सोता रहा। जब पड़ोसियों ने आखिरकार हालात का जायजा लिया तो इन्होंने पूरे खानदान को, जिनमें 2 बच्चे और नई मुलाजिमा भी शामिल थी, खेत और घर में ज़बह शुदा पाया। सैकड़ों मुश्तबा अफराद और बरसों की तहकीकात के बावजूद किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। कोई मुहर्रिक कभी साबित नहीं हुआ। जिसने ये सब किया वो बस गायब हो गया। नंबर 15, फ्लाइट MH370 की गुमशुदगी, भारतीय समंदर पर भटकते भूत। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की परवाज़ MH370 साफ आसमान में उड़ी, लेकिन अपनी मंजिल तक कभी ना पहुंच सकी। बोइंग 777 में 239 अफराद सवार थे और परवाज़ के आगाज़ के सिर्फ 38 मिनट बाद रेडार से गायब हो गई। ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना कोई हंगामी सिग्नल, बस मुकम्मल खामोशी। बाद में सैटेलाइट डेटा से पता चला कि तैयारा अपनी मुकर्ररा सिमत से बहुत दूर निकल गया था और कई घंटे गलत सिमत में उड़ता रहा, फिर भारतीय समंदर पर गायब हो गया। बैन-अल-अक़वामी सतह पर बड़े पैमाने पर तलाश के बावजूद कभी कोई मलबा नहीं मिला। जब इस पुरस्कार गुमशुदगी ने बैन-अल-अक़वामी सुर्ख़ियां बनाई, तो हर कस्म के नज़रियात सामने आने लगे, जैसे मैकेनिकल खराबी, पायलट की जानिब से दानिस्ता तख़रीकारी, या फिर माफ़ौक़ अल-फ़तरत वज़ाहतें जैसे वक्त में सफ़र या किसी और जहती खराबी। ताहम उनमें से किसी के पास ठोस सबूत नहीं थे, क्योंकि तैयारे का ब्लैक बॉक्स कभी नहीं मिला। इन बदकिस्मत मुसाफिरों के खानदान आज भी इंतजार कर रहे हैं, इस उम्मीद पर कि शायद उनके प्यारे किसी मोजिज़े से वापस आ जाएं। MH370 सिर्फ एक तैयारा हादिसा नहीं, बल्कि एक जदीद भूतों की कहानी है, जिसका अंजाम शायद कभी ना हो। नंबर 14, एलिसा लीम की मौत, वाटर टैंक का मुअम्मा। डाउनटाउन लॉस एंजलिस के सेसिल होटल की हमेशा से एक तारीख शोहरत रही है, लेकिन 2013 में इस तारीकी ने एक नई वायरल शक्ल इख्तियार कर ली। एलिसा लीम कनाडा की 21 साला तालिबा जो अकेले सफ़र कर रही थी, इस बदनाम होटल में क़याम के दौरान गायब हो गई। कई हफ्तों तक ये एक खौफनाक मुअम्मा बना रहा। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई है, यहाँ तक कि मेहमानों ने पानी के प्रेशर और नलके के पानी के जायके की शिकायत करना शुरू कर दी। मरम्मत करने वाले कारकुनों ने उसकी लाश छत पर मौजूद वाटर टैंक में तैरती हुई पाई, बरहना और सड़ी हुई हालत में। ये वाज़ेह नहीं था कि वो वहाँ कैसे पहुंची, क्योंकि छत का दरवाज़ा लॉक और अलार्म से महफूज था। मजीद परेशान किन बात यह थी कि एलिवेटर की सिक्योरिटी फुटेज में एलिसा को अजीब वाओ गरीब हरकत करते हुए दिखाया गया। वो बटन दबा रही थी, घबराहट में बाहर झांक रही थी, हाथ हिला रही थी और कोनों में छप रही थी। ये फुटेज वायरल हो गई और बेशुमार क़ियास आराइयाँ पैदा हुई। क्या वो किसी से भाग रही थी, इस पर आसिफ था, या वो वहम में मुब्तला थी? सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मौत हादसाती डूबने से हुई, जिसमें उसके बाइपोलर डिसऑर्डर ने किरदार अदा किया। लेकिन सवालात बाकी हैं। इसके कपड़े अलग क्यों मिले? इतने अरसे तक किसी को इसका पता क्यों ना चला? और वो एलिवेटर में किस चीज़ पर रद्दअमल ज़ाहिर कर रही थी? ये कहानी ज़हनी बीमारी, इंटरनेट की तफ्तीशी जुनून और एक ऐसे इमारत की खौफनाक मीरास को यकजा करती है जिसका ताल्लुक सीरियल किलर्स और खुदकुशियों से रहा है। ये एक जदीद शहरी दास्तान है जो सर्द, हौलनाक हक़ाइक़ पर मबनी है और एक दुहाई बात भी इंटरनेट पर लोगों को खौफज़दा किए हुए है। नंबर 13, अपने पालतू जानवरों को मारने का मशवरा, बरतानिया का खामोश कत्लाम। दूसरी जंग अज़ीम के आगाज़ से पहले के दिनों में बरतानिया को एक मुख्तलिफ कस्म की अखलाकी हौलनाकी का सामना था, जो शाज़ व नादिर ही तारीख़ की किताबों में आती है, लेकिन उसने गहरे जज्बाती ज़ख्म छोड़े। बमबारी और खुराक की किल्लत के खतरे के पेश नज़र बरतानवी हुकूमत ने खामोशी से पालतू जानवरों के मालिकान को मशवरा दिया, अपने जानवरों को हलाक कर दें। मुल्क भर में तकसीम किए गए पम्फलेट्स में खानदानों को मशवरा दिया गया कि वो जंग के दौरान तकलीफ से बचने के लिए अपने पालतू जानवरों को मार डालें। फलाही तंजीमें बेहद मसरूफ़ हो गईं। क्लिनिक्स के बाहर कतारें लग गईं। लोग अपने कुत्ते, बलिया, हत्ता के खरगोश भी लेकर आए। वो पालतू जानवर जो कभी उनके बच्चों के बिस्तरों पर सोते थे, अब मौत के लिए निशानजद हो गए। अंदाज़ा है कि सिर्फ एक हफ्ते में 50,000 जानवर मारे गए। ये रोज़ाना 1 लाख से ज़्यादा बनते हैं, सब एहतियात के नाम पर। यह जुल्म का अमल नहीं था, बल्कि घबराहट का था। शहरी समझते थे कि वो सही काम कर रहे हैं। कुछ ने तो ये अमल खुद ही अंजाम दिया, क्योंकि वो अपने साथियों को तकलीफ में नहीं देख सकते थे।
उस वक्त की डायरी में बच्चों के रोने, वालिदैन के तज़ब्ज़ुब और इस शदीद एहसास का जिक्र है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। बाद में किसी ने इस बारे में बात नहीं की। ये एक खामोश इज्तिमाई सदमा था जो ज़ाहिर करता है कि खौफ चाहे एक भी बम ना गिरा हो, मुआशरे को नाकाबिल तसव्वुर फैसले करने पर मजबूर कर सकता है। इस वाक़ये की याद में कोई जंगी यादगार नहीं है, लेकिन इस खामोशी में इस परेशान-किन वाक़ये की मुकम्मल दास्तान छपी है। नंबर 12 टामहम शद केस, कब्र से एक रमज़। ये एक लाश से शुरू हुआ एक खुश लिबास आदमी जो दिसंबर 1948 में एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया के सोमरटन बीच पर पड़ा हुआ था। इसके पास ना बटू था, ना शनाख्ती कार्ड और ना ही कपड़ों पर कोई नाम की तख्ती। इसकी उंगलियों के निशानात और दांतों के रिकॉर्ड किसी से नहीं मिलते थे। इसकी जेब में तफ्तीशकारों को एक छोटा सा लिपटा हुआ कागज का टुकड़ा मिला जिस पर सिर्फ टामहम शद लिखा था, जो फारसी जबान का फिक्रा है, जिसका मतलब है ये खत्म हो गया। ये खुदकुशी का नोट नहीं था, ये एक पहेली थी। ये फिक्रा उम्र खयाम की रुबायत के एक नायाब एडिशन से आया था जो बाद में करीब ही एक गाड़ी में फेंका हुआ मिला। किताब के अंदर हुरूफ का एक खुफिया सिलसिला था जो आज तक हल नहीं हो सका। इस आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की कोई वाज़ेह वजह सामने नहीं आई, ना जहर, ना चोट, बस कुछ भी नहीं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो सर्द जंग का जासूस था जिसे खामोशी से ख़त्म कर दिया गया। दूसरे एक मकामी नर्स के साथ इसके उलझे हुए मोहब्बत के ताल्लुक की तरफ इशारा करते हैं, जिसका फ़ोन नंबर किताब में दर्ज था। 2022 में हालिया डी नेशनल असेंबली टेस्टिंग से मुमकिना तौर पर इसकी शनाख्त कार्ल वेब के तौर पर हुई है, जो मेलबोर्न का एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। तो हमें मालूम हुआ कि इस आदमी का असल नाम वही था जो इसकी पैदाइश पर रखा गया था, लेकिन वो चार्ल्स वेब के नाम से जाना जाता था। लेकिन ये मुअम्मा अब भी जिंदा है। वो वहाँ क्यों था? वो कोड किया था? वो किताब किसने छोड़ी? टामहम शद केस सिर्फ एक लाश की कहानी नहीं है। ये जदीद तारीख में लिखा गया एक रमज़ है जो आज भी अपने राज देने से इनकारी है। नंबर 11 मरियम सेलेस्टे पुरसुकून समंदर पर छोड़ा गया। समंदर हमेशा अपने मर्दों या अपनी वजाहतें वापस नहीं करता। 4 दिसंबर 1872 को एक बिल्कुल काबिल सफर जहाज जिसका नाम मरियम सेलेस्टे था, आज़ोरस जज़ायर के करीब बेयार वाओ मददगार पाया गया, मुकम्मल तौर पर खाली। बागबान जुज़वी तौर पर खले हुए थे, सामान को हाथ नहीं लगाया गया था, माल बिल्कुल महफूज था। अमले का सामान अब भी जहाज पर मौजूद था, लेकिन एक भी शख्स बाकी ना था। लाइफ बोट गायब थी। आखिरी लॉग एंट्री में किसी परेशानी का कोई इशारा नहीं था और मौसम पुरसुकून था। जहाज के कप्तान, उसकी बीवी, उनकी बेटी और 7 अमले के अरकान बस गायब हो गए। बरसों के दौरान क़ियास आराय बगावत से लेकर क़ज़्ज़ाक़ी, अचानक तूफानों से लेकर समंदरी इफ़रीतों तक की जाती रही हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि माल में मौजूद अल्कोहल की बुखारात से धमाके का खदशा पैदा हुआ, जिस पर अमले ने जहाज छोड़ दिया, लेकिन वो समंदर में हलाक हो गए। फिर भी कुछ भी पूरी तरह मेल नहीं खाता। ना तो खौफ या तशद्दुद के कोई आसार थे, ना ही कोई इमरजेंसी सिग्नल, बस एक खाली जहाज जो अटलांटिक पर खामोशी से चल रहा था, गोया वक्त रुक गया हो और जिंदगी मिट गई हो। मरियम सेलेस्टे जदीद तारीख का सबसे मशहूर बहरी मुअम्मा बन गई, जिसने बूतों की कहानियों से लेकर स्टीफन कुंग के नावलों तक सबको मुतासिर किया। लेकिन बेशुमार तज्ज़ीम के बावजूद हकीकत अब भी समंदर में गुम है, एक हल ना होने वाली गुमशुदगी जो गहराई ने मुकम्मल तौर पर निगल ली है। सब्सक्राइबर पक एलिन मुआहदा, नाजी जर्मनी का आखिरी राज और अब वक्त है आज के सब्सक्राइबर की पसंद का। नाजी जर्मनी की खुफिया और पुरस्कार दुनिया के सबसे तारीख गोशों में एक तस्वीर छपी हुई है, जो मुबैना तौर पर 1945 की एक ज़ेर ज़मीन तनसीब से बरामद हुई, जिसमें नज़र आता है कि आला सतही नाजी अफसरान गैर अर्जी मखलूक़ात की मौजूदगी में खड़े हैं। ये तस्वीर, जो तवील अरसा दफन रही और हाल ही में मंजर आम पर आई है, इन नज़रियात को हवा देती है कि शायद ये एक मायूस किन इत्तेहाद था, जदीद खलाई टेक्नोलॉजी तक रसाई की आखिरी कोशिश या ज़मीन से मुकम्मल फरार की तदबीर। क्या नाज़िम ने इंसान की समझ से बालातर कोई मुआहदा किया था, या ये महज एक जंग के बाद की अफवाह है जो साजिशी कहानी में बदल गई? यूनिफॉर्म असली हैं, मगर चेहरे शायद ना हों। नंबर 10 एसिकस आदमखोर जहाज जिसने मॉबी डक को मुतासिर किया। 1820 में व्हेलिंग जहाज एसिकस को बहरुल काहिल में एक बेबकामत असपरम वेल ने टक्कर मार दी। ये एक हकीकी समंदरी खौफनाक वाक़या था जिसने बाद में हरमन मेलविल के नावल मॉबी डक को मुतासिर किया। जहाज तेजी से डूब गया और उसके 21 रुकनी अमले को छोटी खली कश्ती में महदूद खुराक, पानी और फौरी इमदाद की कोई उम्मीद के बगैर छोड़ दिया। 90 दिन से ज्यादा अरसे तक ये लोग जलती धूप और तूफानों में भटकते रहे, आहिस्ता आहिस्ता भूख से मरते गए। जब मायूसी जुनून में बदल गई तो जिंदा बच जाने वालों ने अपने मुर्दा साथियों की लाशें खाना शुरू कर दी। आखिरकार इन्होंने क़ुरा अंदाज़ी करके फैसला किया कि अगला कौन मरेगा। बका की एक हौलनाक क़ुरा अंदाज़ी। कुछ को उनके साथियों ने मार डाला, कुछ कुदरती तौर पर मर गए। कोई भी नफ्सियाती जख्म से नहीं बच सका। सिर्फ 8 आदमी जिंदा बचे और ये कहानी सुना सके। ये वाक़या समंदर में बका के लिए आदमखोरी के सबसे खौफनाक दस्तावेजी वाक़यात में से एक बन गया। इसने न सिर्फ फितरत की बेरहमी को जाहिर किया, बल्कि शदीद दबाव में अखलाकियात की हदों को भी बेनकाब किया। एसिकस सिर्फ एक जहाज का हादिसा नहीं था, बल्कि जहन्नम की तरफ एक सुस्त जवाल था, जहां इंसानों को ये फैसला करना पड़ा कि वो इज्जत के साथ मरी या अपनी हड्डियों में गुनाह का बोझ लेकर जिंदा रहीं। नंबर 9 स्टैनफोर्ड जेल तजुर्बा ने बदी को तख्लीक किया।
1971 में कॉलेज के तलबा के एक ग्रुप ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की नफ्सियात की इमारत के तहखाने में कदम रखा और हमेशा के लिए बदलकर बाहर निकले। डॉक्टर फिलिप जिम्बार्डो के डिज़ाइन करदा स्टैनफोर्ड जेल तजर्बे का मकसद ताकत के तसुराती असरात को जांचना था, जिसके लिए तलबा को जेल के मुहाफिजों और कैदियों में तकसीम किया गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो इतना तारीख नफ्सियाती जवाल था कि सिर्फ 6 दिन बाद तजुर्बा बंद करना पड़ा। रजाकार मुहाफिज जो आम तलबा थे तेजी से सादी अज़्म को अपना बैठे, कैदियों को जलील किया, मनमाने उसूल नाफिज किए और नफ्सियाती अजियत तक पहुंच गए। कैदियों ने भी उसी तरह इताअत गुजार और परेशान किन रवैये इख्तियार किए, कुछ तो जज्बाती तौर पर टूट भी गए। जिम्बार्डो ने जेल सुपरिंटेंडेंट का किरदार अदा करते हुए सब कुछ होने दिया, जिससे मुताला और हकीकी दुनिया की सफ़ाकियत के दरमियान हद धंधिला गई। बाद में नाक़िदीन ने तजर्बे की अखलाकियात और तरीक़ाकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, इसमें तलबा के रवैये पर असरअंदाज होने वाले अवामिल और निगरानी की कमी को उजागर किया। ताहम इसके असरात आज भी ताकतवर हैं। इस तजर्बे ने जाहिर किया कि किस तरह निज़ाम और किरदार बहुत जल्द हमदर्दी को ख़त्म कर सकते हैं और आम लोगों को दरिंदा या मजलूम बना सकते हैं। पुलिस की बर्बरियत, आमरियत और इदारा जाती जुल्म के इस दौर में स्टैनफोर्ड जेल तजुर्बा आज भी एक लर्जा खेज याद दहानी के तौर पर गुंजतन है। बाज़ औक़ात सबसे खौफनाक चीज़ निज़ाम नहीं, बल्कि ये है कि हम इसके मुताबिक कितनी आसानी से ढल जाते हैं। नंबर 8। ऑकटीवी हैचर, वो औरत जो अपने ताबूत में जाग उठी। 1891 में कैनेटकी के कस्बे पाइकवाल में एक ऐसी मौत वाक़ई हुई जिसने एक डरावने ख्वाब की सूरत इख्तियार कर ली। ऑकटीवी हैचर एक नौजवान जो हाल ही में अपने शीरखार बेटे के इंतकाल का गम मीना रही थी, अचानक एक गहरी और बेहिस हालत में चली गई और उसे मुर्दा करार दे दिया गया। जुनूबी इलाके की शदीद गर्मी में उसके खानदान ने जल्दी में इसे दफन कर दिया। लेकिन तदफीन के चंद ही दिन बाद कस्बे में एक खौफनाक हकीकत सामने आई। कम्युनिटी के दीगर अफराद भी उसी तरह की अलामत का शिकार हुए थे और बाद में सेहतयाब हो गए थे। बदतरीन खदशात के पेश नज़र ऑकटीवी के शौहर ने उसकी कब्र कुशाई का हुक्म दिया। जो मंजर उनके सामने आया वो निहायत हौलनाक था। ताबूत की इस्तर फटी हुई थी, इसकी उंगलियां खून आलूद थीं और इसका चेहरा दहशत में जम गया था। वो जिंदा दफन कर दी गई थी। चाहे ये कोमा हो, मौत की गलत तशखीस या कोई और पुरस्कार मुआमला, नतीजा एक ही था। ऑकटीवी अपनी ही कब्र में जाग उठी थी और इसकी चीखें कोई नहीं सुन सका। उसकी कहानी एक मकामी दास्तान बन गई और आज इसकी कब्र पर एक इंसानी जसामत की मुजस्समा पहरा दे रहा है जो उफ़क़ की तरफ देखता है। नंबर 7। चेरनोबिल कोर में आग। 26 अप्रैल 1986 को सोवियत यूक्रेन में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में एक मामूली हिफाजती टेस्ट के दौरान धमाका हुआ, जिसने एक ताबकार बादल को आज़ाद कर दिया जो यूरोप भर में फैल गया और आने वाली नस्लों को खौफजदा कर गया। धमाके ने 2 कारकुनों को फौरन हलाक कर दिया, लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। यूक्रेनी हुक्काम ने इस सानहे को छुपाने की कोशिश की। इस वक्त तक सिर्फ 2 जानें ज़ाया हुई थीं, जब एक मुलाजिम फौरन मारा गया और दूसरा चंद घंटे बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। फायर फाइटर्स, जो ताबकारी के खतरे से नावाकिफ थे, बगैर किसी हिफाजती सामान के अंदर घुस गए। इनमें से बहुत से अफराद अगले दिनों में शदीद ताबकारी बीमारी से हौलनाक मौत का शिकार हुए, उनकी जल्द सियाह पड़ गई, उनके आज़ा एक एक करके नाकाम हो गए। करीब वाक़े शहर परपियत को 36 घंटे बाद खाली कराया गया, जो हज़ारों अफराद की ताबकारी से मुतासिर होने के बाद बहुत देर हो चुकी थी। सोवियत हुकूमत ने इस सानहे को तस्लीम करने में ताख़िर की, हिफाजत के बजाय खामोशी को तरजीह दी। जब तक दुनिया को उसकी मुकम्मल शिद्दत का इल्म हुआ, तब तक नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी हो चुका था। चेरनोबिल तारीख़ का बदतरीन न्यूक्लियर हादिसा बन गया, जिसे इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल पर लेवल 7 वाक़या करार दिया गया। इसका अखराज जोन आज भी एक बूतों का शहर है जो वक्त में मुंजमद हो गया है, इंसानी गुरूर और इदारा जाती इनकार की एक गैर हकीकी यादगार। रिएक्टर को कई दहाइयों बाद एक देवहैकल सरकोफेगस में बंद कर दिया गया, लेकिन इसका ताबकार विरसा अब भी बाकी है, ज़मीन, जिस्म और टेक्नोलॉजी पर एतिमाद को जहर आलूद कर रहा है। नंबर 6। सावटर बच्चों की गुमशुदगी, जल गए मगर गायब नहीं। क्रिसमस ईव 1945 को वेस्ट वर्जीनिया के शहर फेटवेल में सावटर खानदान का घर आग की लपेट में आ गया। जॉर्ज और जेनी सावटर अपने 10 में से 4 बच्चों के साथ बच निकले, मगर बाकी 5 यानी मोरस, मारठा, लोइस, जेनी जूनियर और बेटी दोबारा कभी नजर नहीं आए। या किया वो नजर आए। घर मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया था, लेकिन राख में कोई हड्डियां या बाकियात नहीं मिली। एनी शाहिदीन ने इस रात एक गाड़ी में ऐसे बच्चों को देखा जिनकी शक्लें गुमशुदा बच्चों से मिलती थीं। कई साल बाद खानदान को एक नौजवान मर्द की तस्वीर मौसूल हुई जो लोइस यानी गुमशुदा लड़कों में से एक से मुशाबहत रखता था। सावटर खानदान का मानना था कि उनके बच्चों को अगवा करके कहीं और पाला गया, शायद किसी बच्चों की स्मगलिंग के गिरोह या किसी जाती दुश्मनी के तहत। मुख्तलिफ नजरियात गर्दिश करते रहे। जॉर्ज के एंटी मौसूलिनी ख्यालात, माफिया का बदला, हत्ता कि मकामी करप्शन भी जेर बहस आई। खानदान ने रूट 16 के साथ एक बड़ा बल बोर्ड लगा दिया जो कई दहाइयों तक मौजूद रहा और जवाब मांगता रहा।
लेकिन कभी कोई हतमी सबूत सामने ना आया। ये केस एक मुनफरिद अमरीकी मुअम्मा बन गया, जुज़वी तौर पर ख़ानदानी सानहा, जुज़वी तौर पर साजिश और मुकम्मल तौर पर गैर हलशुदा। उसने एक जलता हुआ सवाल छोड़ दिया, अगर आग ने बच्चों को नहीं लिया तो फिर किसने? नंबर 5। हेनरी रेथबोन कत्ल के बाद जुनून। हर कोई जानता है कि अब्राहम लिंकन को 1865 में फोर्ड्स थिएटर में कत्ल किया गया था। कम लोग जानते हैं कि उनके साथ बैठा हुआ शख्स मेजर हेनरी रेथबोन कौन था। वो सिर्फ सदर के कत्ल का गवाह नहीं था, बल्कि उसने जानबूझकर बूथ को रोकने की कोशिश की और उस कोशिश में उसके बाजू पर शदीद चाकू के वार किए गए। अगरचे वो जिस्मानी तौर पर बच गया, लेकिन इसके अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। आने वाले बरसों में रेथबोन का जुर्म और वहम बढ़ते गए। इसने अवामी जिंदगी से किनारा कुशी इख्तियार कर ली, वहम का शिकार हो गया और इस बात पर कायल हो गया कि उसे देखा जा रहा है। तकरीबन 2 दहाइयों बाद जब वो जर्मनी में अमरीकी सिफारतकार के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था, रेथबोन मुकम्मल तौर पर पागलपन में चला गया। 23 दिसंबर 1883 को उसने अपनी बीवी क्लारा पर हमला किया, उसे चाकू मारकर कत्ल कर दिया और फिर खुदकुशी की नाकाम कोशिश में खुद पर चाकू चलाया। इसे मुजरिमाना जहनी मरीजों के एक पागल खाने में भेज दिया गया, जहां उसने अपनी बाकी जिंदगी गुजारी। रेथबोन सिर्फ एक सानहे का तमाशाई नहीं था, वो एक ऐसा शख्स था जिसकी जिंदगी इस सानहे के बाद बिखर गई। उसकी कहानी इस बात की लर्ज़ाखेज़ याद दहानी है कि सदमा हमेशा उस वक्त ख़त्म नहीं होता जब खून साफ कर दिया जाए। बाज़ औक़ात ये बरसों तक खामोशी से अंदर ही अंदर पलता रहता है, यहाँ तक कि आखिरकार खौफनाक अंदाज में फट पड़ता है। नंबर 4। मनी डीन, न्यूजीलैंड की बेबी बोचर। 19वीं सदी के न्यूजीलैंड में जब गैर शादीशुदा मांग को शर्मिंदा किया जाता था और वो मायूस होती थी, एक औरत जिसका नाम मनी डीन था ने एक हल पेश किया, मगर कीमत पर। वो एक बेबी फार्मर थी, यानी वो शख्स जिसे नापसंदीदा बच्चों की देखभाल के लिए पैसे दिए जाते थे। लेकिन उनकी परवरिश करने के बजाय मनी डीन ने खामोशी से उनसे जान छुड़ाना शुरू कर दी। इस वक्त कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था और बच्चों की अमवात आम थी, जिसकी वजह से वो बगैर किसी की नज़र में आए अपना काम करती रही, यहाँ तक कि कुछ पैटर्न सामने आए। बहुत ज्यादा बचे, बहुत कम वजाहतें। 1895 में एक रेलवे तलाशी के दौरान डीन के पास एक हिट बॉक्स मिला जिसमें एक मुर्दा बच्चा था। इसके घर की तलाशी ली गई और उसके बाग में 3 छोटे कब्रें दरियाफ्त हुईं। आवाम खौफजदा हो गई। मुकदमे की समाअत में डीन ने दावा किया कि इसने सिर्फ बीमारी की वजह से बच्चे खोए हैं, लेकिन शवाहिद ने जानबूझकर लापरवाही या कत्ल का पैटर्न जाहिर किया। इसे मुजरिम करार दिया गया और न्यूजीलैंड की तारीख में वाहिद खातून बनी जिसे सजाए मौत दी गई। उसका नाम बच्चों के कत्ल के मुतरादिफ बन गया। मनी डीन की कहानी सिर्फ एक औरत के जराइम की नहीं, ये एक टूटे हुए समाजी निज़ाम की कहानी है जिसने मायूस खानदानों को एक ऐसी औरत के हवाले किया जिसने निगहदाश्त को मौत में बदल दिया। फूलों से सजे बागात और मुहज़्ज़ब वकटूरीन ज़ाहिरी शक्ल के पीछे एक नर्स के रूप में छुपा हुआ इफरीत मौजूद था। नंबर 3। डेनिस नेल्सन, कातिल जिसे तअफ़्फ़ुन महसूस ना हुआ। डेनिस नेल्सन बज़ाहिर एक आम, नरम गफ़तार, शाइस्ता और 1980 की दुहाई के लंदन में एक सरकारी मुलाजिम था। लेकिन बंद दरवाज़ों के पीछे वो एक नाकाबिल बयान हकीकत छुपा रहा था। 5 साल के अरसे में नेल्सन ने कम अज़ कम 12 नौजवान मर्दों को कत्ल किया, जिनमें से ज़्यादातर बेघर या अपने ख़ानदान से दूर थे। वो इन्हें खुराक और पनाह की पेशकश करके अपने फ्लैट में ले आता। कत्ल के बाद वो उनकी लाशों को कई दिनों या हफ्तों तक अपने पास रखता, इन्हें नहलाता, उनसे बातें करता और आखिरकार उनके टुकड़े टुकड़े कर देता। वो जिस्म के हिस्से टॉयलेट में बहा देता, कुछ को अपने फर्श के नीचे दफन कर देता और कुछ को अलमारी में रख देता। ये हौलनाक हकीकत बिलाखिर 1983 में उस वक्त सामने आई जब इसकी इमारत के किरायादारों ने बंद नालियों की शिकायत की। प्लम्बर्स ने पाइपों में गोश्त और हड्डियां पाईं, जो सीधा नेल्सन के अपार्टमेंट तक जा रही थीं। इसका इतिराफ पुरसुकून और तकरीबन बोरियत ज़दा था। उसने इन कत्लों को साथ देने की ख्वाहिश का गलत रुख करार दिया। दूसरे सीरियल कलर्स के बरअक्स नेल्सन ने ना तो खेल के लिए शिकार किया और ना ही जिनसी सनसनी के लिए। वो इसलिए कत्ल करता था क्योंकि वो अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसका केस बरतानिया को न सिर्फ इसकी सफाकियत की वजह से हिलाकर रख गया, बल्कि इसलिए भी कि वो इतने अरसे तक किसी की नज़र में ना आया। वो अपने शिकारों को गलियों में नहीं ढूंढता था, बल्कि इन्हें मेहरबानी के लबादे में एक भयानक ख्वाब में खुशामदीद कहता था। नंबर 2। यांग लीवी, खला में दस्तक। 2003 में चीन ने अपना पहला इंसानी खलाई मिशन रवाना किया, जिसमें खलाबाज यांग लीवी को शनजू -5 खलाई जहाज के जरिए मदार में भेजा गया। खला की खामोशी में अकेले यांग ने कुछ अजीब रिपोर्ट किया। दस्तक, एक आवाज जैसे कोई खलाई जहाज के बाहर से दस्तक दे रहा हो कैबिन में गूंज रही थी। ये ख्याली नहीं थी, ये कोई मैकेनिकल खराबी नहीं थी। इसने ये आवाज वाज़ेह तौर पर बार बार सुनी और ये कहीं से भी आई थी। ना कोई टकराव हुआ, ना कोई खराबी, कुछ नजर नहीं आया। जमीन पर वापसी के बाद यांग ने उसी मवाद और माहौल के साथ इस आवाज को दोबारा पैदा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मुस्तकबिल के चीनी खलाबाजों ने भी बाद के मिशनज में उसी तरह की आवाजें सुनने की रिपोर्ट दी, जिससे ये मुअम्मा मजीद गहरा हो गया। बिलाखिर साइंसदानों ने तजवीज़ दी कि ये आवाज़ जहाज़ के ढांचे में हरारती फैलाव या हवा के दबाव में तब्दीली की वजह से हो सकती है। लेकिन ये वजाहतें अब भी नज़रियाती हैं।
ये वाकया खतरे की वजह से नहीं बल्कि माहौल की वजह से नुमायां है। खला में मुकम्मल तौर पर अकेला होने का तसव्वुर, फिर भी कुछ या किसी की आवाज़ सुनना जो अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ खामोशी होनी चाहिए, वहां कहीं से आने वाली दस्तक सबसे ऊंची आवाज़ बन जाती है जो आप कभी सुनेंगे। नंबर 1, आसे सागावा, वो आदमखोर जो मशहूर शख्सियत बन गया। 1981 में आसे सागावा, जो पेरिस में अदब का जापानी तालिब इल्म था, ने अपनी डच हम जमात रनी हारटी विलट को शायरी पर बात करने के बहाने अपने अपार्टमेंट में मदऊ किया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो समझ से बाहर था। सागावा ने रनी को गर्दन में राइफल से गोली मार दी, इसकी लाश की बेहुरमती की और कई दिन तक उसके जिस्म के हिस्से खाता रहा। इसने इस अमल की तस्वीरें बनाई, इस पर लिखा और बाद में बाकियात को सूटकेसेस में ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। फिर भी उसने कभी मुकम्मल सजा नहीं काटी। फ्रांस में इसे कानूनी तौर पर पागल करार देकर जापान भेज दिया गया, जहां कानूनी खामियों के बाइस इस पर मुकदमा ना चल सका। गुमनामी में खो जाने के बजाय सागावा एक छोटी मोटी मशहूर शख्सियत बन गया। इसने इंटरव्यूज दिए, नावल लिखे और यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्रीज और कमर्शियल्स में भी नजर आया। एक अजीब मोड़ में इसकी बदनामी ने उसे वो प्लेटफॉर्म दिया जिसका ख्वाब अक्सर मुसन्निफिन ही देखते हैं। दुनिया न सिर्फ उसे सजा देने में नाकाम रही, बल्कि उसे माइक्रोफोन भी दे दिया। सागावा का केस इंसाफ के बिगड़ की सबसे परेशान किन मिसालों में से एक है, जहां एक कातिल आज़ाद घूमता रहा और फख्र से अपनी कहानी सुनाता रहा। खैर, इसके साथ ही हमारी 20 सबसे खौफनाक, मुअम्मा खेज और परेशान किन वाक़यात की सैर ख़त्म होती है। इन वाक़यात में से कौन सा वाक़या आपको सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा? हमें कमेंट्स में बताएं और मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर नज़र डालें।